सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज है डे 6 यानी एपिसोड नंबर 6। हम लोग बात कर रहे थे यूनिट 2 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की। प्रीवियस क्लास में ही हमने डिस्कस किया था बजट रिसिप्ट्स, जिसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, इसके अलावा टाइप्स ऑफ टैक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी और आज की क्लास अगेन ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बजट एक्सपेंडिचर, साथ ही बजट डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही इन सब की इम्प्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलो बच्चा पार्टी, देर ना करते हुए सबसे पहले शुरुआत करें बजट एक्सपेंडिचर के साथ। देखो, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे, अभी ना सरकार के पैसे जाएंगे। दूसरी बात, बजट, बजट का मतलब एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो यहां पर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी आने वाले फिस्कल ईयर में या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा खर्च करना है। सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर्स आगे आने अकाउंटिंग अकाउंटिंग ईयर या फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर के लिए वो कहलाते हैं बजट एक्सपेंडिचर। देखो, रीड आउट करो सिंपल सी डेफिनेशन। तो बजट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। ठीक है, साथ ही बजट जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। जैसे बजट रिसिप्ट्स थी, वैसे ही एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस साइड आप ये भी देख सकते हो कि सरकार अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती है, जैसे सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फाइनेंस। चलो खैर आगे बढ़े और एक एक से डिस्कस करें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो, तो सबसे पहले है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा तो है, किस टाइप का है? रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू याद है क्या सर? थोड़ा थोड़ा याद तो है, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता था, यानी ना तो एसेट इंक्रीज डिक्रीज होगी, ना ही लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होगी। वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो, तो बच्चे लोग एक काम करो, पहले तो खर्चों के बारे में बताओ कि पैसा खर्च कब होता है, एक्सपेंडिचर कब होता है। सबसे पहले एसेट्स के केस में बताओ। अगर एसेट्स यानी मशीन खरीदोगे तो खर्च होता है, या मशीन बेचते हो तो खर्च होता है। तो सभी लोग आंसर दे सकते हैं कि सर जब मशीन खरीदते हैं ना, यानी जब एसेट इंक्रीज होती है ना, तो एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन यहां पर रेवेन्यू नेचर का है, तो कोई भी एसेट नहीं खरीदनी, कोई भी एसेट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें कोई भी एसेट गवर्नमेंट की क्रिएट नहीं होगी या कोई भी एसेट गवर्नमेंट की इंक्रीज नहीं होगी। दूसरा, लाइबिलिटी के केस में बात करूं। अच्छा, लाइबिलिटी की बात करें तो ये बताओ, लोन अगर लेते हैं तो खर्च होता है, या लोन किसी का हम वापस कर दें तो पैसा खर्च होता है। तो आप कहोगे सर किसी का लोन वापस देंगे ना तो उसे हमें पैसे देने पड़ेंगे, यानी खर्चा होगा। लोन वापस करने का मतलब क्या है? हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लाइबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज ना हो, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डेफिनेशन अब बिल्कुल आसान हो गई। इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ना तो कोई एसेट क्रिएट होगी, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स भी दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, रीड आउट करेंगे। सबसे पहला है वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। भाई सरकार का वेज बिल, वेज बिल तो पता है ना, वेजेस, मनरेगा, मनरेगा याद है, काफी सारे वर्कर्स को पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो जानते ही हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हर महीने कितनी सैलरी पे करनी पड़ती है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है सरकार का। ठीक है, इसके बाद आओ इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट तो पता है हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में पे करना पड़ता है, जो भी सरकार ने लोन्स ले रखे हैं। यहाँ लोन की बात नहीं कर रहे हैं,
इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट से हमारी ना एसेट इंक्रीज होती है ना कोई लाइबिलिटी पर फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आओ एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। तो सरकार यार सब्सिडीज पर भी भयंकर खर्च करती है। किसानों के जो सामान होते हैं, खाद वगैरह, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह, उन पर काफ़ी सब्सिडीज देती है। इसके अलावा आप लोग सिलेंडर भरवाने जाते हो वहाँ पर भी सरकार सब्सिडीज देती थी, अब तो हाल बेहाल है, ठीक है। इसके अलावा सब्सिडीज के अलावा डिफेंस परचेजेस, तो जो सरकार डिफेंस के लिए टाइम टू टाइम सामान परचेज करती है, जैसे आर्म्ड ड्रेसेस हुई, AK-47 हुई, इसके अलावा जो जो भी चीज़ें हैं आर्मी से रिलेटेड वो आपकी डिफेंस परचेजेस, ये भी सरकार का रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, मुझे ये बताओ गवर्नमेंट ने राफेल विमान खरीदे। राफेल याद है ना, काफ़ी चर्चा में भी रहा था। राहुल गांधी कह रहे थे भैया करप्शन हुआ है, करप्शन हुआ है, करप्शन हुआ है। जो भी हुआ है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, राफेल गवर्नमेंट ने राफेल परचेज की, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर विथ रीजन कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओगे राफेल परचेज ऑफ राफेल्स बाय गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर विथ रीजन, ठीक है। चलो जब तक हम लोग आगे बढ़ें, और आगे है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी यार जो खर्चा है वो कैपिटल नेचर का है। कैपिटल यानी यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेस होंगे ही होंगे। तो अगर बात करें हम लोग खर्चों की, अगेन याद करो, अगर हम एसेट्स खरीदेंगे तो खर्च होता है, यानी या तो सरकार की एसेट्स इंक्रीज हो या किसी की हम लाइबिलिटी पे कर दें, यानी लोन को रीपे कर देते हैं तो भी खर्चा होता है, यानी या तो कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन, इट क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट, या तो एसेट क्रिएट होती है या इट कॉजेज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या सरकार की लाइबिलिटी कम होती है। देखो कुछ एग्जांपल्स भी है हमारे पास। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग भाई एसेट्स हैं, सभी लोग जानते हैं। प्लांटेड मशीनरी, शेयर्स, अच्छा शेयर्स तो पता है ना, गवर्नमेंट कई बार शेयर्स भी खरीदती है, बॉन्ड्स भी खरीदती है, डिवेंचर्स भी खरीदती है, वो एसेट्स होती हैं। सरकार को उनसे फ्यूचर में काफी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये बताओ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लोन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, लेकिन कैपिटल नेचर का है, ठीक है। ये एक प्रकार से सरकार के लिए इन्वेस्टमेंट है जो इन फ्यूचर वापस मिल जाएगा सरकार को। चलो अभी आओ एक और छोटे से टॉपिक पर, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैं कहूँ इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो समझ लो ये टॉपिक है क्या। हमने मेन हेडिंग पढ़ी थी बजट एक्सपेंडिचर, मेन टॉपिक क्या पढ़ा, बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर को या तो हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बात समझ गए। तो टोटल एक्सपेंडिचर को, बजट एक्सपेंडिचर को हम लोग दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो अभी आप आ चुके हो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पर। चलो ध्यान से समझोगे, प्लान या प्लानिंग या 5 ईयर प्लान, यार इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट याद आ गई शायद, है ना, सेकंड चैप्टर पढ़ा है ना, 5 ईयर प्लान्स, प्लानिंग। तो बच्चा पार्टी वो सारे खर्चे जो हम स्पेसिफिकली 5 ईयर के लिए बनाते हैं, जो स्पेसिफिक प्लान जिनको 5 साल में अचीव करना है, वो आपके प्लान एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान, नॉन प्लान जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, जिनको हम स्पेसिफिकली 5 ईयर प्लान में नहीं रखते हैं, वो आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बिल्कुल आसान सी बात है, रीड आउट करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेट टू, प्लान एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड होते हैं, तो स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। और दूसरा असिस्टेंस यानी सहायता, सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक स्टेट गवर्नमेंट को सहायता प्रोवाइड नहीं करेगी, जब तक स्टेट गवर्नमेंट सरकार के प्लान्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये है प्लान एक्सपेंडिचर्स। जरा आओ नॉन प्लान, क्या बताया, डे टू डे एक्सपेंडिचर, क्या बताया, जिनको 5 ईयर के लिए प्लान नहीं करते हैं। देखो
नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ब्रॉडली ऑल एक्सपेंडिचर्स अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर, तो प्लान एक्सपेंडिचर्स को छोड़ दो, बाकी सब नॉन प्लान। तो स्पेशली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स रिलेट टू एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। भाई ध्यान रखिएगा, जो सरकार की रूटीन फंक्शनिंग है, जो डे टू डे फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, सब्सिडीज, ये आपकी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कहीं पे कोई भी डाउट हो बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो अभी जरा आ जाओ एक और धमाकेदार टॉपिक, वो है बजट डेफिसिट। तो अच्छे से समझेंगे पहले, फिर एक एक से सारे डेफिसिट भी पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटा सा सवाल, यार ये डेफिसिट क्या होता है? बजट तो हम भयंकर पढ़ चुके हैं यार, बजट बजट बजट, दिमाग खराब हो रखा है। अभी डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट मीन्स कमी। डेफिसिट का मतलब कमी। किस चीज़ की कमी होती है भाई? हमारे पास सबसे बड़ी कमी होती है पैसों की, क्योंकि पैसा आए ना तो अपन तो माला माल हो जाए, फिर तो कोई चिंता ही ना रहे। मेन होती है पैसों की कमी, दैट्स कॉल्ड डेफिसिट। यार आपकी जेब में मात्र 500 रुपये थे, ठीक, मार्केट गए, सामान उठा लिया भाई, कैंटीन से सामान उठा लिया 600 रुपये का, 500 ही थे, सामान 600 का उठा लिया, शॉपकीपर ने लिख लिया भाई 100 रुपये उधार हैं तुम्हारे, ठीक है, दैट्स योर डेफिसिट, यानी 100 रुपये की कमी तुम्हारे पास, दैट्स डेफिसिट। अब ऐसे ही होता है सरकार के साथ। सरकार ने बजट बनाया तो सरकार देखो एग्जैक्ट बजट तो बना नहीं सकती है कि इतना पैसा आएगा और इतना इतना खर्च करना है, ठीक है। कई बार बैलेंस्ड भी हो जाता है बजट, यानी इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। कभी कभी बैलेंस्ड भी हो जाता है, कभी कभी अनबैलेंस्ड भी होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर सबसे बड़ी सिचुएशन है डेफिसिट की। डेफिसिट का मतलब होता है सरकार के एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है, सरकार की इनकम कम थी, ठीक है। अब डेफिसिट को एक एक से पढ़ेंगे, इसके इम्प्लीकेशंस यानी इकोनॉमी पे प्रभाव भी पड़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आ जाओ जरा रेवेन्यू डेफिसिट पे। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू तो पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट भी पढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पढ़ा। रेवेन्यू मतलब जिनसे एसेट्स और लायबिलिटीज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता था। तो रेवेन्यू नेचर का क्या है? डेफिसिट है, यानी कमी है। इसका मतलब सर हम रेवेन्यू नेचर का खर्चा ज्यादा कर चुके हैं, लेकिन रेवेन्यू नेचर की इनकम हमारे पास नहीं थी या कम थी। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रेवेन्यू रिसीप्ट कम हो, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। समझ गए कौन सिचुएशन है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स। देखो जरा रीड आउट भी करेंगे, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? एक्सेस ज्यादा किस चीज के? एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है रेवेन्यू रिसीप्ट के। और एक छोटा सा फॉर्मूला भी लिखा है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। चलो ये तो था रेवेन्यू डेफिसिट की सिर्फ और सिर्फ मीनिंग। अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे? इम्प्लीकेशंस भी तो जरूरी है। अब सोचो, रेवेन्यू डेफिसिट है, सरकार खर्चा ज़्यादा कर चुकी है, क्या होगा? अब देखो होगा क्या, सरकार जो पहले वेलफेयर एक्सपेंडिचर करती, इकोनॉमी के अंदर जो सोशल वेलफेयर करती, जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स करती, क्या अब वो कर पाएगी? आप कहोगे सर अब कैसे कर पाएगी? ऑलरेडी सरकार लॉस में चल रही है, डेफिसिट में चल रही है, पैसा तो है नहीं, तो सोशल वेलफेयर कैसे कर पाएगी या वेलफेयर प्रोग्राम्स कैसे कर पाएगी? तब आप कहोगे सर अब सोशल वेलफेयर या वेलफेयर प्रोग्राम सरकार कम कर देगी। दूसरी चीज एक काम करते हैं ना, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, टाइम भी कम बचेगा, ठीक है। देखो, तो बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट में हैव टू कट्स इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश के अंदर जो भी सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स होने थे ना, अब उन पर सरकार अपना कट कर देगी एक्सपेंडिचर, ठीक है, अपना खर्चा कम कर देगी, अब वेलफेयर प्रोग्राम्स कम करवाएगी। दूसरा, द गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स। यार ये भी हो सकता है कि सरकार को
उधार लेना पड़ जाए, सरकार को लोन लेना पड़ जाए। लोन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि खर्च तो ज़्यादा कर चुके हैं लिमिट से। ठीक है, एक और पॉइंट था, द गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। हो सकता है सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़े। डिसइन्वेस्टमेंट याद है, एक क्लास में बताया था, इन्वेस्टमेंट मशीन खरीदना, कंपनी लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट उस कंपनी को, उस इन्वेस्टमेंट को, उस मशीन को बेच देना। तो हो सकता है सरकार को अपनी गवर्नमेंट कंपनीज बेचनी पड़ जाए। किस वजह से? रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से। तो 3 पॉइंट, बड़े आसान से पॉइंट। पहला पॉइंट, सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स कम कर देगी सरकार, कट कर देगी। दूसरा, सरकार को लोन लेना भी पड़ सकता है। तीसरी चीज, सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। चलो अब आओ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेफिसिट की तरफ, जो कि है फिस्कल डेफिसिट। अब पूछोगे सर ये फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल वर्ड हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक लाइन याद दिलाऊं क्या आप लोगों को? जब मीनिंग पढ़ाई थी गवर्नमेंट बजट की, तो दी बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बजट को ही क्या बोलते हैं? बजटरी पॉलिसी। इसी को क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। बच्चे लोग याद करो, फिस्कल, फिस्कल मीन्स व्हेन ओनली, फिस्कल का मतलब, फिस्कल का मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। जब बात करते हैं ना गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, तो कहीं ये नहीं बोलते रेवेन्यू है, कैपिटल है, टोटल इनकम, टोटल रिसीप्ट्स। तो फिस्कल मीन्स गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। और यहां पर है फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब कमी। अब सरकार ने खर्चा ज्यादा कर दिया। देखो वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट था तो रेवेन्यू नेचर की बात की थी, यहां पर फिस्कल में हम टोटल खर्चे की बात कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, सरकार के पास टोटल रिसिप्ट्स कम थी, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। वापस से, फिस्कल मींस टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और फिस्कल डेफिसिट मींस व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट्स। तो रीड आउट करेंगे, बेटर क्लियर होगा। देखो, फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट्स, मीनिंग हो गई। इसके बाद फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट्स को माइनस कर दो, भैया खर्चों में से इनकम को माइनस कर दो। देन टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल रिसीप्ट्स क्या होती है? तो ये बात तो पता ही है आपको, सरकार की टोटल एक्सपेंडिचर्स, टोटल खर्चे, तो टोटल का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही टोटल रिसीप्ट्स, तो टोटल रिसीप्ट्स का मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट्स। ठीक है, अभी इसके इम्प्लीकेशंस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, एक एक से सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ठीक है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, जो इन्फ्लेशन वर्ड है वो आपका महंगाई से बना है। किससे? महंगाई से। अब मेरे को एक बात बताओ, सरकार फिस्कल डेफिसिट कर चुकी है, सरकार के पास पैसों की कमी है, सरकार किससे पैसे मांगेगी? सबसे पहले सरकार पैसा मांगती है आरबीआई से। आरबीआई क्या करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? नोट प्रिंट करेगी जल्दी जल्दी और गवर्नमेंट से कहेगी लो भाई पैसा। अब जब सरकार के पास पैसा आया तो वो पैसा घूम फिर के किसके पास आएगा? पब्लिक के पास। अब सीधी सीधी कहें तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई, मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं तो बच्चे लोग इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। मनी सप्लाई तो अब याद होगा यार, इसको डिटेल में जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। ठीक है, सेकंड आओ, नेशनल डेब्ट। अब सेकंड पॉइंट सिंपल पॉइंट है, आसान पॉइंट है, नेशनल डेब्ट। नेशनल मींस हमारा देश, हमारा राष्ट्र। तो हमारे देश का डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी उधारी, सरकार के ऊपर उधारी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, जब सरकार की उधारी बढ़ेगी तो यार समस्या ये होती है कि रेगुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिससे हमारे देश की ग्रोथ कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो विशियस सर्किल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। इस बात को समझना जरा, हाई फिस्कल डेफिसिट, जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा
जितने ज़्यादा आप खर्चे करोगे इनकम कम होगी, यानी कि जो बीच का डिफरेंस है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जितना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा उतनी कम जीडीपी ग्रोथ होगी। क्योंकि पैसे हैं नहीं, पैसे नहीं हैं तो क्या आप मशीन लगा पाओगे, क्या आप रॉ मटेरियल परचेस कर पाओगे, क्या आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो जितने ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट, जितना ज़्यादा सरकार को लॉस, उतनी कम जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, दैट इज क्राउडिंग आउट फंक्शन। एक क्राउडिंग आउट फंक्शन में एक पॉइंट लिख लो, सीधा सीधा लिख लो, बड़ा आसान होगा। क्राउडिंग आउट फंक्शन बुक में जहां लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या लिख लो लॉस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या लिखना है? लॉस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब ये बताओ, सरकार के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है या पैसा बहुत कम है, क्या सरकार प्राइवेट सेक्टर को पैसा प्रोवाइड कर पाएगी? क्या सरकार प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इससे क्या होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा, ओवरऑल जो हमारे देश की जीडीपी है वो यहां से भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यहां पर कह सकते हैं जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक, सरकार खुद के नुकसान करके, सरकार फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के प्राइवेट सेक्टर को भी मुसीबत में डाल देती है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी ना प्राइवेट सेक्टर को पैसों की, तो भाई पैसे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, आसान पॉइंट है, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिटेबिलिटी। तो बच्चा पार्टी, गवर्नमेंट क्रेडिटेबिलिटी यानी उधार लेने की क्षमता सरकार की कम हो जाएगी। अब अगर सरकार का फिस्कल डेफिसिट है, सरकार ऑलरेडी लॉस में चल रही है, और सरकार पहुंचे वर्ल्ड बैंक के पास या सरकार पहुंचे आईएमएफ के पास और सरकार कहे भैया हमें लोन चाहिए, तो क्या वर्ल्ड बैंक या कोई फॉरेन सेंट्रल बैंक क्या हमारे देश की गवर्नमेंट को लोन देगी? आप कहोगे सर मुश्किल है लोन देना। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट है, जो इंसान ऑलरेडी डूबा हुआ है उसे लोग लोन नहीं देते हैं। तो इससे गवर्नमेंट की उधार लेने की जो क्षमता है, क्रेडिटेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद एक आसान सा लास्ट पॉइंट और बचा है, वो है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। बिल्कुल आसान सा पॉइंट, सीधा सीधा बोलूं, जो फिस्कल डेफिसिट है वही प्राइमरी डेफिसिट है, दोनों सेम। फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट दोनों सेम। अब आप पूछोगे सर कुछ तो डिफरेंस होगा। देखो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन टोटल रिसीव्स। अगेन प्राइमरी डेफिसिट का मतलब भी होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स। बट सुन लो अब, बट फिस्कल डेफिसिट के अंदर एक्सपेंडिचर्स में सारे के सारे इंटरेस्ट वगैरह, पुराने लोन, पास्ट लोन, सबका इंटरेस्ट आता है फिस्कल डेफिसिट में। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राथमिक। प्राथमिक समझते हो? पहला, इसका मतलब फर्स्ट, इसका मतलब जो हमारे करंट ईयर का डेफिसिट है ना, सिर्फ वो। कहोगे सर और एक्सप्लेन। अरे बच्चा पार्टी, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट के पुराने लोन हैं, जो पास्ट लोन हैं, उनके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, तो वो फिस्कल डेफिसिट में तो आएगा, बट वो प्राइमरी डेफिसिट में नहीं आएगा, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट में सिर्फ करंट ईयर का डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट जो भी आया उसमें से अगर पास्ट ईयर्स के लोन पर इंटरेस्ट माइनस कर देना, इंटरेस्ट ऑन पास्ट ईयर लोन्स, तो वो आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। आसान हो गया ना अभी? तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। रीड आउट करो जल्दी से। तो प्राइमरी डेफिसिट देख लो जल्दी से, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। बाकी फॉर्मूला लिखा है यार, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में बस इतना ही है। शायद कोई छुटपुट टॉपिक बचा होगा। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड बजट सिंपल पॉइंट है, शायद आप लोग रीड आउट भी कर लोगे, तो थोड़ा सा बता भी देता हूँ। देखो, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड बजट, बैलेंस मीन्स जब एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल हो। अनबैलेंस्ड तो एक सिचुएशन पढ़ ही चुके हैं, डेफिसिट वाली। सरप्लस बजट यानी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा होता है। हमारे देश के हिसाब से हमें डेफिसिट बजट करना ही पड़ता है।
क्या करना पड़ता है, डेफिसिट बजट, क्योंकि हमारा जो देश है वो पिछड़ा देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है। तो जब तक सरकार लॉस में नहीं जाएगी, सरकार ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेगी, जब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। चलो तो खैर कोशिश करेंगे इस टॉपिक को भी आगे आने वाली क्लासेस में कवर कर लिया जाए, बट कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। अगर बच्चा पार्टी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि टाइम टू टाइम मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता रहूं। आप कोई डाउट्स हैं तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। इसके अलावा बच्चा पार्टी फेसबुक पर ज्वाइन कर लो हमारा ग्रुप, और झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप भी इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जो सेकेंड टर्म है, टर्म 2 है, उसकी लाइव क्लासेस हम लोग लेंगे इस ऐप पर, प्ले स्टोर ऐप पर। ठीक है, तो ये ऐप जरूर इंस्टॉल कर लो। अभी तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं है, बट टर्म 2 से फुल टू फुल अपडेट रहेगा, लाइव क्लासेस भी इसी पर चलेंगी। तो बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलता हूँ कल सेम टाइम नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।